भारत माता की भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी गालो नगर मंडल के प्रशिक्षण शिविर के इस कार्यक्रम में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई साहब सैनी जी, जो किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं जिले के, हमारे आदर्श नगर के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमान अशोक परनामी जी, लगभग 30 साल से भाई साहब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और हम उस समय से ही पार्टी का कार्य कर रहे हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश मोहन दुबे जी, और यहाँ मंडल में ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो बहुत लंबे समय से मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ 30-35 साल से। उन्हीं में से ही भाई साहब सैनी जी हैं। हमारे साथी गिरजेश जी मंडल प्रभारी गिरजेश जी तिवारी हैं, गिरिराज सिंह जी हैं मंडल प्रभारी, मदन जी हैं, मनोहर सिंह जी भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता बंधुओं, ऐसे मंडल में मुझे काम करने का मौका मिला है जिस मंडल में हर कार्यक्रम बहुत शानदार होते हैं, ये मेरे को पता है क्योंकि कार्यकर्ताओं से सब जानकारी मिलती रहती है। अब आज का जो मुझे विषय दिया गया है, हमारी कार्य पद्धति और संगठन संरचना में हमारी भूमिका। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी जो काम करते आ रहे हैं पार्टी के लिए, वो सब कार्य पद्धति के अंतर्गत आते हैं, संगठन में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्वाचित हुए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर सन 1951 में हुई थी। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर साहब एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के एक हमारे भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आजादी के पहले और आजादी के बाद एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी पूरे देश में, तो इसलिए नए दल की आवश्यकता पड़ी। भारतीय जनता पार्टी शने शने बढ़ते बढ़ते आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
केंद्र के साथ साथ ही आधे से अधिक राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अब दल जब इतना बड़ा हो गया तो इस दल को संभालने के लिए हमें सक्षम कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ता जो भविष्य में पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाल सके। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की इच्छा अनुसार पूरे देश में ये मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे मंडल प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने तो कई बार शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण शिविरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षण लेकर निकलते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो विषय मुझे दिया गया है, हमारी कार्य पद्धति यानी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और संगठन संरचना में हमारी भूमिका। और कार्यकर्ता शुरू से जो काम करते आ रहे हैं, पार्टी का काम करते आ रहे हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता की भागीदारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। कार्य पद्धति हमारे संगठन को सशक्त बनाने की एक प्रक्रिया है और कार्य पद्धति के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर कोई व्यवसायी है, कोई दुकानदार है, तो उसका आगे बढ़ना भी उसकी कार्य पद्धति पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति का भी आगे बढ़ना उसकी कार्य पद्धति पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए हमारे संगठन की जो कार्य पद्धति है वो ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाती है। कार्य पद्धति के दो अंग हैं, एक है सांगठनिक व्यवहार पद्धति, दूसरी है व्यक्तिगत व्यवहार पद्धति। व्यवहार पद्धति जो होती है वो संगठन को ताकत देती है, संगठन को बलशाली बनाती है और विचारधारा संगठन का उद्देश्य है, हमारी प्रेरणा है। व्यवहार पद्धति जो है उसके कई अंग हैं। उनमें से पहला है कि मनुष्यों का संगठन, आपसी स्नेह और परस्पर की भावना से व्यक्तियों को जोड़ने का काम। अब ये अपन जोड़ते कैसे हैं, ये सब करते आ रहे हैं ये काम। सबसे पहले हम सदस्य बनाते हैं, सामान्य सदस्य। पहले तो क्या होता था,
एक डायरी आती थी, 25 उसमें फार्म होते थे और 5 रुपए शुल्क लिया जाता था। क्या मदन जी भाई साहब, 5 रुपए शुल्क लिया जाता था सामान्य सदस्य के लिए। और उसमें पीछे हमारी पंच निष्ठाएं लिखी होती थी। जो कार्यकर्ता सदस्य बनता था वो पंच निष्ठाओं को पढ़ता था और ये पंच निष्ठाएं ही हमारी पार्टी का मूल आधार है। और मैं कृपया थोड़ा सा ये आग्रह करूंगा, ये चाय और पानी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें आप। ये अभी सत्र के बाद चाय और पानी आप बड़े प्रेम से पिएंगे, भोजन भी करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में भोजन की भी व्यवस्था यही है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप, मैं चाहे तो आप चाहो तो मैं शॉर्ट कर दूंगा अगर आप बातचीत कर रहे हो और मतलब बोर हो रहे हो तो अगर थोड़ा ढंग से शांति से सुनोगे तो आपके भी समझ में आएगी और मेरे को भी ठीक लगेगा समझाने में। तो कार्यकर्ता बंधुओं, मैं ये बता रहा था, शुरुआत कहां से होती है? सामान्य सदस्य बनाने से होती है। लेकिन अब पंच निष्ठाएं उस समय जो सब कार्यकर्ता, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये। अब हमारी पार्टी का जो मूल आधार है वो पंच निष्ठाएं हैं। जब पंच निष्ठाएं यहाँ मतलब सब कार्यकर्ताओं को तो याद हो नहीं सकती, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को पता होगी, क्योंकि पंच निष्ठाओं के आधार पर ही हमारी पार्टी का निर्माण हुआ। तो यहाँ विराजमान कार्यकर्ता पंच निष्ठाएं बता सकते हैं? हमारी पार्टी की जो पंच निष्ठाएं वो कोई कार्यकर्ता बता सकता है? तो पंच निष्ठाओं में पांचों ने बता के कोई एक निष्ठा बता सकता है? तो हमारी है, कोई बता सकता है क्या 5 निष्ठाएं? क्या भाई साहब, कोई बता सकता है? चलो, पंच निष्ठाओं में 1 मिनट आप बैठो, नहीं मत बताओ, एकात्मानुवाद नहीं। पंच निष्ठाओं में सबसे पहली निष्ठा है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता। दूसरी है लोकतंत्र। तीसरी है समता युक्त समाज और शोषण मुक्त समाज। चौथी है सर्वपंथ संभाव और 5वीं है मूल्य आधारित राजनीति जो हम लोग करते हैं। तो इन 5 निष्ठाओं को कार्यकर्ता ध्यान रखते हैं और इनके बारे में, 5 निष्ठाओं के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी भी करें, पढ़ाई भी करें। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आगे कार्यकर्ता की हमारी सोच और आचरण वो कैसा होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। इसमें अनुशासन, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, छोटों का स्वागत, ये सब हम करते आए हैं। व्यवहारिकता, ये सब हम करते आए हैं। तो हमारे आचरण में जैसे सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो बात है वो है सहज उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध होना। कोई भी हमारा कार्यकर्ता है या नेता है, उसको यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आपसे कोई मिलना चाहे तो अपन आसानी से मिल पाए। दूसरा है सादगी।
सादगी अपने आचरण में, अपनी बातचीत में और अपने रहन सहन में, मतलब सब में एक सादगी पूर्ण व्यवहार। क्या भाई साहब? सादगी पूर्ण व्यवहार। पीछे मत मुड़ के बात करो। क्या थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आप तो बंद कर दूंगा। नहीं, मेरा निवेदन है, मतलब क्या मतलब है फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, क्या मतलब है? आप पीछे मुड़ के और बात कर रहे हो, अगल बगल में कर लो वो भी चल जाएगा। अगल बगल में तो फिर भी मतलब आप दोनों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आए हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, सादगी सबको अच्छी लगती है, सादगी पूर्ण व्यवहार सबको अच्छा लगता है। जो व्यवहार हमको अच्छा लगे वही व्यवहार हमको भी करना चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत आवश्यक गुण है निर्भीकता। अब निर्भीक होना जरूरी है। कहीं भी कोई भी काम हो, आप काम करोगे, निर्भीक नहीं होगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। और निर्भीक कौन होगा? निर्भीक कौन व्यक्ति होगा? निर्भीक कौन कार्यकर्ता होगा? जो ईमानदार होगा, जो काम के प्रति ईमानदार होगा, जो अनुशासन में रहता होगा, वो ही निर्भीक होगा। जो काम के प्रति वफादार नहीं है वो हमेशा डरता रहता है, निर्भीक नहीं हो सकता। तो ईमानदार कार्यकर्ता, काम के प्रति जो वफादार कार्यकर्ता होता है वो सामान्यतः निर्भीक ही होगा। उसको डर नहीं है ना किसी चीज का। काम कर रहा हूं मैं, मेरे को जो जिम्मेदारी मिली तो मैं किससे डरूंगा? फिर अनुशासित आचरण। हमारा आचरण अनुशासित आचरण होना जरूरी है। बिना अनुशासन के न तो कोई संगठन चल सकता है, न परिवार चल सकता है, और व्यक्ति भी जहां है वहां से पीछे ही हो जाएगा अगर अनुशासित नहीं है व्यक्ति को। तो कार्यकर्ता बंधुओं, अपने कार्यकर्ताओं के गुणों में एक संवेदनशीलता, मतलब कहीं कोई पीड़ा हो, कहीं कोई परेशानी में हो तो हमको भी उसका एहसास होना चाहिए। हमको भी उसके साथ मदद के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। फिर वाक्पटुता। हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वाक्पटुता। बातचीत में बहुत प्रभावशाली बात व्यक्त करने का ढंग। जो कार्यकर्ता बातचीत करते करते, एक दूसरे से मिलते जुलते कार्य काम करते करते अपने आप आती है, सब में आती है। सब कार्यकर्ता और बहुत मतलब अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बहुत शानदार तरीके से वार्तालाप करता है। फिर समय की पाबंदी। समय की पाबंदी ये बहुत बड़ा गुण है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो आप 10 बजे का टाइम दिया है, मैं खुद 11:30 बजे आ रहा हूँ, तो जो कार्यकर्ता 10 बजे आ गया, 10:30 बजे आ गया, तो उसका तो 1-1.5 घंटा खराब हो गया मेरी वजह से। सबको इंतजार करना पड़ रहा है, सब कार्यकर्ताओं का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये एक कार्यकर्ता का जब 1 घंटा खराब हुआ, अपन 50 कार्यकर्ता बैठे हैं तो कितने हो गए? 50 घंटे खराब हो गए। तो कार्यकर्ता बंधुओं, समय की पाबंदी। अच्छा, पहले जो नेता होते थे, पहले जो कार्यकर्ता होते थे वो समय के बहुत पाबंद होते थे। और पाबंदी ऐसी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, पंडित भंवरलाल शर्मा जी का। तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री भी थे, और उनकी कृपा मेरे पे बनी रहती थी और काफी मैं उनके साथ में घूमता था, मेरे को कहीं भी लेके जाते थे।
तो गंवर जी भाई साहब का ये था कि अगर 10 बजे का टाइम कार्यक्रम का तय है तो गंवर जी भाई साहब आए, इसका मतलब है आप घड़ी मिला लीजिए, मतलब 10 बजने का मतलब है 10 बजे ही आएंगे वो। ये भाई साहब नाटाणी जी बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं उनका, और कितना सादगीपूर्ण व्यवहार था, उनको कोई मंत्री नहीं कहता था। कई बार कंफ्यूजन में मंत्री लगते भी नहीं थे, वो खुद जिप्सी खुद चलाते थे, गार्ड नहीं रखते थे, बंगला नहीं था, और राजस्थान के भैरव सिंह जी के बाद सबसे बड़े वही थे, फाउंडर्स में से थे भारतीय जनता पार्टी के। तो कार्यकर्ता बंधुओं, समय की पाबंदी का ध्यान रखोगे तो जो समय के कार्यकर्ता आते हैं उनका भी फायदा है, आपका भी फायदा है, संगठन का भी फायदा है। नहीं जो टाइम से आ जा रहा है ना कार्यकर्ता, कल वो भी 10 बजे के बदले कि भाई अपन भी 11 साढ़े 11 बजे चलेंगे, कार्यक्रम तो शुरू होना नहीं है, तो इस तरह विश्वसनीयता खराब होती है। फिर एक और भी बहुत बड़ा गुण है, पर निंदा से बचना, मतलब एक दूसरे की बुराई भलाई, काम में मतलब कमियां निकालना, काम में कहीं कोई कमी हो तो ऐसा गुण होना चाहिए उस कमी को अपने आप ठीक कर दिया। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ये ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है, कुछ कार्यकर्ता कोई देख ही नहीं रहा है, कोई दिखाने के लिए काम करते हैं। अगर आप खुद अपने मन से दिल से काम करोगे तो अपने आप दिख जाएगा। काम जो किया हुआ है वो अंधे को भी दिखता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो पर निंदा अगर जैसे हम करेंगे, पर निंदा करेंगे तो अपने को खुद को भी संकट में कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरे की बुराई में करूंगा तो कभी मैं भी लपेटे में आ सकता हूँ। तो पर निंदा से बचना चाहिए कार्यकर्ताओं को। पद नहीं, दायित्व का भाव। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से भिन्न है, अलग तरह की पार्टी है। हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता से पूछो आप किस पद पे हो, तो बोलेगा भाई साहब मेरे पास मंडल प्रभारी का दायित्व है। तो पद नहीं, दायित्व का भाव, मतलब जिम्मेदारी का भाव। अपने को जो पद मिला है वो जिम्मेदारी है हमारी, तो पद नहीं, दायित्व का भाव। फिर पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान और नए कार्यकर्ताओं का स्वागत। तो यहाँ पर जो मंडल की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जो भी नए कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत और बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान इसलिए भी करना है, बड़ों का सम्मान करोगे आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, कहीं भी आपको गिरने से बड़े बचा सकते हैं। कहीं खड्डा हो, ठोकर हो, कहीं खड्डे में जा रहे हो तो रोक सकते हैं वो। तो कार्यकर्ता बंधुओं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ समय की पाबंदी का तो ज्ञान दे रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे बाद, तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो आपका प्रभाव सामने कार्यकर्ताओं पे भी पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो आप जो पार्टी का काम कराना चाहते हैं वो काम भी बहुत शानदार ढंग से होगा। सफलता का श्रेय सबको और असफलता का श्रेय खुद को लेना, ये आना चाहिए। मतलब कोई काम अपना काम तो करते ही रहते हैं, कार्यक्रम आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे। कार्यकर्ता का मतलब है काम करने वाला। तो अब मान लो कि ये कोई कार्यक्रम है, मंडल प्रशिक्षण शिविर है, और उसका सफलता का जहाँ मौका, सफलता का तो मैं हर जगह झंडोरा पीट रहा हूँ, मैंने भाई साहब बहुत बढ़िया करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सफलता का श्रेय कि सामूहिक रूप से सब कार्यकर्ताओं की वजह से मंडल प्रशिक्षण शिविर बहुत शानदार हुआ।
और अकेला कोई कार्यकर्ता कोई भी काम सफलतापूर्वक कर भी नहीं सकता है। तो सफलता का श्रेय सबको मिलना चाहिए। और कहीं कोई गलती हो जाए, असफलता हो जाए कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, तो इसमें कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा ये लगेगा कि यार ये कार्यकर्ता कैसा है, मतलब खुद आके बोल रहे। नहीं तो सब असफलता को लोग छुपाते हैं और सफलता को उजागर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा तो अलग दिखेगा ऐसा कार्यकर्ता, हाँ भाई साहब ये मेरे से गलती हो गई। फिर दूसरों की भी सुने। कई बार क्या होता है, कोई पदाधिकारी है, हम में से कोई कार्यकर्ता है, कोई कार्यकर्ता आता है, मतलब बोलने की कोशिश करता है, फिर उसकी बात कट जाती है, फिर वो दोबारा कोशिश करता है, फिर कट जाती है। तो ये ध्यान रखें कि सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। सामने वाले को बोलने का मौका देंगे तो वो अपनी बात रखेगा और हो सकता है आपके हित की बात कह रहा हो। इसके बाद जो विषय आता है परस्परता। परस्परता का मतलब एक दूसरे के सहारे से ही संगठन चलता है। किसी एक व्यक्ति से संगठन कभी नहीं चलता है। फिर है सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब है समूह के रूप में हमारे क्रियाकलापों का क्रियान्वयन। सामूहिक रूप से जो कार्यक्रम मिलते हैं उनको हम कार्यान्वित करते हैं और उनको कार्यान्वित करने का जो काम है वो समूह सामूहिकता से ही किया जाता है। जैसे सबका साथ सबका विकास, सबको आज हमारी नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है। तो सबके साथ मिलके ही संगठन चल सकता है, संगठन के कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है संवाद। बिना संवाद के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। संवाद मतभेदों को भुलाने का भी एक माध्यम है। संवाद के माध्यम से मतभेदों को भुलाया जाता है। अगर मान लो संवादहीनता हो जाती है, अब बहुत लंबे टाइम से किसी से बात नहीं की, किसी से मिले नहीं, संवादहीनता में गलत फहमियां पैदा होती है और संवादहीनता से दूरियां बढ़ जाती है। तो दूरियां बढ़ेंगी तो संकट को जन्म देगी और संवाद से समस्याओं का समाधान होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संवाद से ना हो। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, कभी भी किसी युद्ध का हार जीत का निर्णय कभी नहीं होता है। वो संवाद से टेबल पे आके बातचीत करके ही शांति स्थापित होती है। तो संवाद समस्याओं का समाधान का माध्यम है। अब संवाद कैसे किया जाता है? ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो पता है, लेकिन वो कैसे किया जाता है? संवाद करने के माध्यम में वार्तालाप, बातचीत करके, बातचीत के अलावा बैठकें, मीटिंग बुला के करते हैं संवाद। फिर पत्राचार है, गोष्ठियां हैं, ये संवाद के माध्यम है। और अब तो बहुत ही आसान उपाय हो गया संवाद का, जो अपने सबके पास है, मोबाइल है, उसका बहुत आसानी से संवाद, मतलब किसी से बहुत टाइम हो गया तो उससे संवाद स्थापित किया जा सकता है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, संवाद के बाद आता है संपर्क। संपर्क नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। अब संपर्क कैसे स्थापित किया जाता है? मैं एक उदाहरण देता हूं, भाई साहब को तो पता होगा, बैठे उजला अरोड़ा जी 5 बार विधायक रही थी।
हमारे जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की क्यों तब अब उस समय की बात है ये, जब मोबाइल होते ही नहीं थे और लैंडलाइन भी है ना, किसी किसी मोहल्ले में या किसी किसी घर में ही होती थी, लैंडलाइन भी नहीं होती थी। अब बहन जी का क्या था, वो थाने में फोन कर देती थी, वो इंचार्ज हो या ड्यूटी ऑफिसर हो उसको कि राजेंद्र शर्मा है, उसको बुला के ला मेरी बात करा, क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं था, थाने में ही फोन था। अब साहब वो पुलिस वाला आता था, सिपाही आता था, बुला के ले जाता था, थाने जाते थे, फोन पकड़ते थे, बहन जी से बात करते थे कि तू इतने दिन हुआ क्यों नहीं मिला, डराना। तो पुराने लोग जब ये माध्यम नहीं थे उस समय भी संवाद कैसे स्थापित करते थे। तो संवाद समाज को जोड़ने का भी काम करता है। अनुशासन के बारे में पता है ही आपको कि अनुशासित ही व्यक्ति या संगठन ही आगे बढ़ता है। कार्य पद्धति के कुछ उपकरण हैं। अब विसिल शायद मेरे समय से बहुत ज्यादा पहले बजाती है, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में करके संक्षेप में कर देता हूँ। तो हमारी कार्य पद्धति के उपकरण भी हैं। उसमें कार्यक्रम क्या है, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। अब इसमें कई बार जैसे कहीं सूखा पड़ता है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो उसमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। उससे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ता है, पार्टी की भी छवि अच्छी होती है। आम आदमी की आवश्यकता के लिए संघर्ष करना, कोई आम आदमी की आवश्यकता है उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो अधिकतर कार्यक्रम तो ऊपर के आदेश से चलते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम कोई समस्या, जैसे मंडल स्तर पे कोई समस्या है और वो मंडल स्तर पे पूरे शहर में नहीं है, दूसरे मंडलों में भी नहीं है, तो अपने को मंडल की मीटिंग बुला करके मंडल स्तर की समस्या के समाधान के लिए कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने का निर्णय करना पड़ता है। अच्छा, धरना प्रदर्शन जो है हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए। धरना प्रदर्शन अहिंसात्मक होगा तो ही प्रभावशाली होगा। धरना प्रदर्शन अगर अहिंसात्मक नहीं होगा तो वो फेल हो जाता है। समाज सेवी संगठनों का गठन, भागीदारी, गोष्ठियां, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों का आयोजन, ऊपर की इकाई द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन। अब जैसे इसी के बाद भी 10-5 मिनट तो चल सकता है ना। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में 5 के बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, 5 के बारे में आप जानते हैं। पहला क्या है, कार्यकर्ता, दूसरा कार्यालय, तीसरा कोष और चौथा कार्यक्रम और 5वां क्रियान्वयन। पहला क्या सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता के बिना कुछ भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। तो कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण। कार्यकर्ता के बाद कार्यालय, पार्टी का कार्यालय होना भी आवश्यक है और कार्यालय से नियमित रूप से संपर्क भी आवश्यक है। कार्यालय आना जाना ये भी जरूरी है। कार्यालय आएंगे जाएंगे तो बहुत कुछ जानकारियां भी मिलती है। कार्यालय के बाद तीसरा क्या है, कोष। तीसरा क्या है, कोष। बिना कोष के
न तो घर परिवार चलता है, न कोई संगठन चलता है, न पार्टी चलती है, न कार्यालय चलता है। तो कोष भी आवश्यक है, लेकिन कोष का मतलब ये है कि कोष जैसे मान लो अपने कोई कार्यक्रम के लिए आपस में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा कर लिया, तो इसमें अब मान लो किसी एक व्यक्ति से ही अपन ने ले लिया पूरा खर्चा, तो इसका मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोष के लिए पैसे के लिए अभाव भी नहीं होना चाहिए संगठन में, और ऐसे व्यक्ति से भी नहीं लिया जाए जिससे प्रभाव हो, अभाव भी नहीं हो और प्रभाव भी नहीं हो। कोष के बाद कार्यक्रम अपन खुद भी बनाते हैं और ऊपर के आदेश से भी, ऊपर से भी कार्यक्रम आते हैं। अब उन कार्यक्रमों को जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो पांचवा क्या है? क्रियान्वयन, कार्यक्रम की क्रियान्विति। कार्यक्रम की क्रियान्विति करेंगे तभी कार्यक्रम सफल माना जाता है। और मैं एक बात जो और कहना चाह रहा हूँ कि सब सारे कार्यक्रम होने के बाद हमें समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में समीक्षा बैठक का ये लाभ मिलता है कि अगर कोई कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो या त्रुटि रह गई हो तो अगले कार्यक्रम में हम उसको दूर कर सके। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को पता है अपने यहाँ सबसे छोटी इकाई बूथ है, बूथ के बाद वार्ड है, वार्ड के बाद मंडल है, मंडल के बाद जिले हैं, जिले के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई निर्णय होता है तो वो आदेश आते हैं, वहां के कार्यक्रम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हुआ कि मंडलों के प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, तो राष्ट्र की तरफ से प्रदेशों में ये निर्णय आया, प्रदेशों से जिले में, जिले से मंडल में, और मंडल ने मीटिंग बुला करके वार्डों में, बूथों पे सूचना देके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ एकत्रित किया। तो बूथ इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे छोटी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। बूथ इकाई का अपने 21 की कार्यकारिणी का प्रावधान है। अब उसमें महिलाएं भी हैं, SC ST के सब पदाधिकारी और इन सबका प्रावधान है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, ये आप जानते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो देश जीता। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बूथ है। बूथ पे हमको बहुत ध्यान देना है, और बूथ में जो कार्यकारिणी बनती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को लेके आएंगे, तो अपना संगठन और पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।